Hello, my dear students. On your specific demand, I am going to explain you chapter number 6, algebraic expressions. Before starting this chapter, let me explain what is algebraic expression. आखिर में algebraic expression होता क्या है? An algebraic expression is a combination of constant and variable that are connected by the means of four fundamental operations. वो fundamental operations क्या हैं? That is addition, subtraction, multiplication and division. तो ये क्या कह रहा है? Algebraic expression combination मतलब कुछ चीज़ों से मिलाकर जो चीज़ बनाई जाती है, that is called combination ऑफ कांस्टेंट टर्म क्या होती है? जिसकी वैल्यू फिक्स होती है, जो कभी भी चेंज नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई से आई हैव 4 पेंसिल्स एंड यू हैव 8 पेंसिल्स, तो यहाँ पे मेरे पास जितनी पेंसिल्स है दैट फिक्स, वो क्या है 4. आपके पास कितनी पेंसिल्स हैं 8, दैट इज ऑल्सो फिक्स्ड. बट नेक्स्ट टर्म क्या है? वेरिएबल. अगर मैं आपको ये बोलूँ वेरिएबल क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूँ कि आई हैव the number of pencils I have is A and the number of pencils you have is B, तो मेरे पास कितनी पेंसिल्स हैं A, आपके पास कितनी पेंसिल्स हैं B. तो यहाँ भी A और B की वैल्यू हम कुछ भी चेंज, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, कभी भी कोई भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं. तो वो एल्जेब्रिक एंटिटी, वो एंटिटी जिसकी वैल्यू कभी भी चेंज की जा सकती है, दैट इज़ वेरिएबल. मतलब जो वेरी करती है, जो वैल्यू अपनी चेंज करती रहती है, वेरी करती रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं? वेरिएबल. सो एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन. एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन है ऑफ कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल का, कॉन्स्टेंट्स का और वेरिएबल्स का, that are connected, जो जुड़े हुए हैं, by the means of 4 fundamental operation. किसके द्वारा? 4 fundamental operation के द्वारा. वो क्या है? addition, subtraction, multiplication and division. यहाँ पे हमें एग्जाम्पल दिया हुआ है 2x plus 3. यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है कि 2 क्या है? कांस्टेंट, x इज वेरिएबल, बिकॉज हम x की कोई भी वैल्यू पुट करके इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं. और 3 इज कांस्टेंट एंड प्लस इज फंडामेंटल ऑपरेशन. The next example is 8a square b plus a cube b cube minus 5a. तो यहाँ पे 8 is constant, a square is variable because a की वैल्यू कभी भी चेंज की जा सकती है, b is also variable, plus is fundamental sign, a cube is also variable, b cube is also variable, minus is fundamental operation, 5 is constant and a is variable. तो यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है? An algebraic expression, ये जो है हमारे पास 8a square b plus a cube b क्यूब माइनस 5a, ये क्या है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है जो किस चीज़ का कॉम्बिनेशन है? इसके अंदर कांस्टेंट भी है, 8 है, माइनस 5 है, इसमें वेरिएबल्स भी हैं, a भी है, b भी है, और ये किस मीन के द्वारा कनेक्टेड है? किस चीज़ से कनेक्टेड है? दीज आर कनेक्टेड बाय द मीन्स ऑफ फंडामेंटल ऑपरेशन. वो फंडामेंटल ऑपरेशन क्या है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न. ओके, तो अब हमें इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले 4 इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमें हमारे माइंड में रखनी है, वो 4 थिंग्स क्या हैं? उनमें से फर्स्ट थिंग क्या है? पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय द सिंबल्स एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन आर कॉल्ड टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. पार्ट्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के वो पार्ट जिन्हें सेपरेट किया जाता है. पार्ट तो ये सब है, कांस्टेंट, वेरिएबल, फंडामेंटल ऑपरेशन, ये सब पार्ट्स ही हैं. तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिन्हें सेपरेट किया जाता है बाय एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. अगर मैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूं तो फिर यहाँ पे 2 और x की आपस में मल्टीप्लाई की गई है, बट ये दोनों आपस में सेपरेट नहीं हुई हैं. 2x मिलकर एक टर्म बना रही है, लेकिन अगर बीच में एडिशन का साइन आ गया तो 2x और 3 ये दोनों की दोनों टर्म्स सेपरेट हो चुकी है. ओके, तो फिर हमें यहाँ से क्या समझ में आता है कि पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, वो पार्ट्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के जिनको सेपरेट किया जाता है. अब ये 2 पार्ट बन गए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के. फर्स्ट पार्ट कंसिस्ट 2x एंड द सेकेंड पार्ट कंसिस्ट 3. तो ये क्या कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिन्हें प्लस या माइनस यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन से सेपरेट किया जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं? टर्म. तो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2x प्लस 3 की जो टर्म्स हैं वो क्या है? 2x एंड 3. तो कभी भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एडिशन और
डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन से सेपरेट नहीं होते हैं। अगर इसके बीच में डिवीज़न का साइन हो चाहे मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो वो एक ही टर्म बनेगी, लेकिन अगर किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में एडिशन या सब्ट्रैक्शन का साइन आ जाता है तो वो उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की को सेपरेट करके उसकी टर्म्स में कन्वर्ट कर देता है। मतलब ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये इसकी सेकंड टर्म है। अगर मैं इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करूँ तो 8a² भी एक फर्स्ट टर्म है, a³ b³ सेकेंड टर्म है और -5a इज़ द थर्ड टर्म। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग ओनली वन टर्म, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर सिर्फ एक टर्म होती है उसे हम मोनोमियल बोलते हैं। मोनोमियल को हम कैसे लर्न कर सकते हैं? मोनोमियल मतलब जो सिर्फ अपनी मन की सुनता है, जो अपने मन की सुनता है वो सारा दिन अकेला रहता है। सो जो अकेला रहता है यानी उसके अंदर सिर्फ वन टर्म है। सो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम मोनोमियल कब बोलेंगे? इफ़ इट हैव ओनली वन टर्म, वन जो अपने मन की सुनता है, मोनोमियल मतलब मन की सुनने वाला, जो मन की सुनता है वो हमेशा अकेला ही रहता है, उसमें सिर्फ वन ही टर्म होती है। द नेक्स्ट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स इज कॉल्ड बाइनोमियल। बाइनोमियल को हम बोथ से लर्न कर सकते हैं, बोथ मतलब दो, तो फिर जिसके अंदर टू टर्म्स होती हैं उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम उससे बाइनोमियल एक्सप्रेशन बोलते हैं। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग थ्री टर्म इज कॉल्ड ट्रीनोमियल। ट्रीनोमियल को हम ट्राइंगल से लर्न कर सकते हैं। ट्राइंगल कौन होती है? जिसकी तीन साइड्स होती हैं, तो थ्री साइड्स मतलब थ्री टर्म्स। ओके, तो ये तीनों चीज़ें आपको अच्छे से याद करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में या ओलंपियाड्स में भी आ जाता है। आपको एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन होता है एंड यू हैव टू टेल दैट वेदर इट इज़ मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्रीनोमियल। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर वर्कशीट 1। ओके, सो द फर्स्ट सम इज फाइंड द प्रोडक्ट। यहाँ पे हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन गिवन है। कितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैं? टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। द फर्स्ट वन इज 9x³ एंड द सेकेंड वन इज 2x रेज टू द पावर 4। तो ये जो हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है 9x³, तो इसके अंदर कितनी टर्म्स हैं? देयर इज ओनली वन टर्म, सो दिस इज मोनोमियल एक्सप्रेशन, दिस इज ऑल्सो मोनोमियल एक्सप्रेशन। तो यहाँ पे इस फर्स्ट क्वेश्चन में हम मोनोमियल्स की प्रोडक्ट फाइंड आउट करने वाले हैं। सो हाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द प्रोडक्ट? फर्स्टली देयर आर सम स्टेप्स। फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई द कांस्टेंट टर्म। द कांस्टेंट टर्म्स आर 9 and 2. So we will multiply 9 and 2 multiply by. Now we will multiply the like terms. यहाँ पे टर्म ही सिर्फ वेरिएबल सिर्फ एक ही है, ठीक है, तो फिर लाइक की तो लाइक या अनलाइक की तो बात है ही नहीं। So we will multiply x³ and x raised to the power 4. x³ and x raised to the power 4. 9 times 2 is 18. We all know that. x raised to the power 3 multiply by x raised to the power 4 को हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? जब बेस सेम हो तो प्रोडक्ट करते हुए पार्ट्स क्या हो जाती हैं? ऐड। एज द बेस इज सेम सो वी विल पुट इट एज इट इज, पार्ट्स क्या कर देंगे? ऐड। 3 + 4, तो 3 + 4 कितना होता है? 7। सो 18 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर 7। अब क्या 18 मल्टीप्लाई बाय x रेज टू द पावर 7 क्या हो जाएगा? 18x रेज टू द पावर 7। दैट इज आवर आंसर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी सेम है। फर्स्टली वी विल डू द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या है? -6 and 5. Now the like terms, a², that is like variable, a² multiply by a raised to the power 7. 6 times 5 is 30. लेकिन अगर मैं प्रोडक्ट करूँ नेगेटिव और पॉजिटिव की तो वो क्या आएगा? इसे समझने से पहले हम एक चीज़ देखते हैं कि जब मैं नेगेटिव और पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करती हूँ, पॉजिटिव की मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आता है? नेगेटिव। और जब मैं पॉजिटिव यानी +1 और -1 की मल्टीप्लाई करती हूँ तब भी मेरे पास आंसर आता है -1, नेगेटिव ऑफ 1। लेकिन अगर मैं -1 और -1 मतलब दो नेगेटिव्स की मल्टीप्लिकेशन करती हूँ तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है पॉजिटिव। और जब मैं दो पॉजिटिव नंबर्स की मल्टीप्लाई करती हूँ, ये तो हम सबको ही पता है कि वो पॉजिटिव ही आता है। ओके, तो फिर इसे हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर आप में से एक बच्चा है नेगेटिव और एक है पॉजिटिव,
तो नेगेटिविटी दूसरे बच्चे पर भी हावी हो जाएगी और वो दोनों के दोनों क्या बन जाएंगे, नेगेटिव। मतलब जो हमारा, अगर एक नेगेटिव बच्चा काम कर रहा है और दूसरा पॉजिटिव कर रहा है तो नेगेटिविटी दूसरे बच्चे पर भी हावी हो जाएगी और वो जो रिजल्ट आने वाला है वो भी आएगा हमारा नेगेटिव। इस केस में भी सेम है, चाहे पहला पॉजिटिव है चाहे बाद वाला नेगेटिव है, इट डजेंट मैटर। अगर एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है तो हमारा रिजल्ट नेगेटिव ही आने वाला है। मतलब वो दोनों काम को बनने ही नहीं देंगे। एक कहेगा काम बनने दो और एक कहेगा काम मत बनने दो, तो दूसरे ने काम बिगाड़ ही देना है। तो कैसे ना कैसे लास्ट में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। यहाँ पे है दोनों के दोनों नेगेटिव, मतलब दोनों की दोनों बुरा ही सोच रहे हैं, बुरी शक्तियाँ हैं या कुछ बुरा ही करना चाह रहे हैं। तो वो दोनों जो मिल के करेंगे ना वो ज़्यादा बढ़ेगा ही सही। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं, मतलब एक कह रहा है कि काम को नहीं होने देना, एक कह रहा है होने देना है, तो काम अच्छे से बनेगा ही नहीं, नेगेटिव रिजल्ट ही आने वाला है। यहाँ पे भी सेम ऐसा है, एक कह रहा है कि काम को होने देना है, दूसरा कह रहा है कि काम को नहीं होने देना है, तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। ये कह रहा है कि मुझे काम को बिगाड़ना है, दूसरा भी कह रहा है काम को बिगाड़ना है, तो जो रिजल्ट आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। मतलब काम बिगड़ ही जाएगा उनका। ठीक है, ये दोनों पॉजिटिव हैं तो काम तो बनेगा ही सही। अगर दोनों एक डायरेक्शन में जा रहे हैं तो काम पॉजिटिव आएगा, अगर एक लेफ्ट में जा रहा है और एक राइट में जा रहा है तो काम नहीं बनेगा। ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तो काम कभी भी नहीं बनेगा। अगर दोनों नेगेटिव है तब भी काम बनेगा, चाहे वो काम बिगाड़ने की तरफ बनाना, मतलब किसी का बुरा करना हो, मतलब वो काम बनेगा ही बनेगा। लेकिन अगर दो पॉजिटिव मिले हैं तो चाहे अच्छा काम होने वाला हो, काम ज़रूर बनेगा। दो बंदे अगर सेम चीज़ को बोलेंगे तो वो काम ज़रूर बनेगा। एक और रूल होता है कि -1 रेज़ टू द पावर, अगर -1 को हम इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है। ये हम ऐसे भी लर्न कर सकते हैं, ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मैं नेगेटिव को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो ये क्या हो गया, एक बार माइनस फिर सेकेंड टाइम माइनस, तो क्या आ गया, पॉजिटिव। अगर मैं नेगेटिव को 3 बार मल्टीप्लाई करती हूँ तो क्या होगा, एक बार नेगेटिव, सेकेंड टाइम वो पॉजिटिव बन गया, थर्ड टाइम तो वो नेगेटिव बन गया। अगर मैं 4 टाइम्स करती हूँ, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, तो मेरा आंसर क्या आया, फर्स्ट टाइम सेकेंड टाइम फर्स्ट थर्ड टाइम फोर्थ टाइम, तो मेरा लास्ट में रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव। ठीक है, तो जब मैं नेगेटिव को इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा आंसर क्या आता है, मेरा रिजल्ट क्या आता है, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं ऑड नंबर ऑफ टाइम 1 2 3 नंबर ऑफ टाइम्स यानी ऑड नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा एंड रिजल्ट क्या आता है, नेगेटिव। ओके, सो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एक बोल रहा है कि काम को मुझे नहीं बनने देना, एक कह रहा है काम बनाना है, तो कुछ भी नहीं बनने वाला, रिजल्ट नेगेटिव ही आने वाला है। दोबारा से a⁻² और a⁻7, प्रोडक्ट में अगर बेस सेम हो तो पार्स क्या हो जाती है, ऐड, तो 2 + 7 दैट इज 2a⁻9, तो रिजल्ट क्या आ गया, 30 a⁻9। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, that is -8a y⁻9 multiplied by -4y⁻3। ओके, तो इस सम के अंदर हमें क्या करना है, वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस, वही स्टेप्स फॉलो करेंगे। फर्स्टली वी विल मल्टीप्लाई द कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, दैट इज -8 मल्टीप्लाई बाय -4। फिर हम किसे मल्टीप्लाई करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई द लाइक वेरिएबल्स, y⁻9 मल्टीप्लाई बाय y⁻3। तो दोबारा से वही चीज़ हमें देखने को मिल रही है, 2 टाइम नेगेटिव है, यानी माइनस और माइनस, नेगेटिव और नेगेटिव मिलकर क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। चाहे वो गलत काम कर रहे हैं लेकिन उनका काम बन जाएगा। सो द आंसर इज पॉजिटिव। 8 × 4 इज 32। दोबारा से हमें वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करना है, बेस सेम, सो इट इज़ एज इट इज़, पार्ट्स ऐड हो जाएंगी, 9 + 3 डायरेक्ट लिख रही हूँ मैं, 9 + 3 कितना होता है, दैट इज़ 12। तो मैंने दोबारा से आपको प्रोडक्ट नहीं करके दिखाया है, मैंने डायरेक्ट आंसर। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ मल्टीप्लाई द मोनोमियल। हमने फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर भी यही किया था, मोनोमियल्स की मल्टीप्लाई की थी, बट यहाँ पे स्पेसिफाई किया गया है कि हमें मोनोमियल्स की मल्टीप्लाई करनी है, वैसे सम बिल्कुल सेम है। सो द फर्स्ट पार्ट इज 7pq एंड 4/3 p² pq, q क्यूब।
तो फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस. फर्स्टली वी विल डू द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट टर्म्स. कांस्टेंट टर्म क्या है, यहाँ फर्स्ट सम में और सेकंड सम में क्या डिफरेंस है. अगर हम फर्स्ट सम की बात करें तो हमें सिर्फ एक ही वेरिएबल के बारे में बताया गया था. यहाँ पे सिर्फ वेरिएबल था x, यहाँ पे सिर्फ एक वेरिएबल था दैट इज a, यहाँ पे सिर्फ एक ही वेरिएबल था y. बट इन दैट सम, इन द सेकेंड सम, यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 या 3 है. यहाँ पर 2 है p and q, यहाँ पर 3 है a b c. सो यही चेंज है. Let's do the sum. Firstly, we will multiply the constant term. The first one is 7 multiplied by 4 by 3. उसके बाद हम क्या करेंगे, अगला प्रोडक्ट हम किसका निकालेंगे, लाइक वेरिएबल्स का. लाइक वेरिएबल क्या है, दैट इज p एंड p स्क्वायर. तो p और p स्क्वायर की मल्टीप्लाई करेंगे. उसके बाद नेक्स्ट क्या है, q एंड q क्यूब. लाइक वेरिएबल q एंड q रेज टू द पावर 3. तो इसमें से कुछ भी कैंसिल आउट नहीं होता. सो आंसर इज 7 टाइम्स 4 इज 28 डिवाइडेड बाय 3. यहाँ पे बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी. अगर यहाँ पे कोई भी पावर नहीं है, आई कैन पुट 1. सो द पावर विल एडेड. 1 + 2 इज 3. मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ p रेज टू द पावर 3. यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट करते हुए ऐड. यहाँ पे पावर 1 है तो 1 + 3 इज 4. सो q रेज टू द पावर 4. ओके. Okay, in the second parts, we will repeat the same process. Firstly, we will multiply the constant term. The constant term is 12 and negative of 3. So 12 multiplied by negative of 3. After that, we will multiply the like variable. Like variable क्या है, a square and a raised to the power 7. a square multiplied by a raised to the power 7. Next like variable is b raised to the power 6 and b raised to the power 4. b raised to the power 6 and b raised to the power 4. Next like variable is c raised to the power 8 and c raised to the power 3. c raised to the power 8 and c raised to the power 3. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, we know that कि अगर हम एक नेगेटिव और पॉजिटिव को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, नेगेटिव. बिकॉज एक कह रहा है कि लेफ़्ट साइड जाओ, एक कहता है राइट साइड जाओ, तो कोई भी काम नहीं बनने वाला. तो आंसर आने वाला है नेगेटिव. एंड 12 टाइम्स 3 इज़ 36. अब a रेज टू द पावर 2 है एंड a रेज टू द पावर 7 है. बेस सेम है तो पार्ट्स क्या हो जाएंगी, ऐड. 2 + 7 इज़, यहाँ पे हम लिख के दिखा देते हैं एक बार. यहाँ पे भी बेस सेम, पार्ट्स ऐड. 6 + 4 बेस सेम, पार एड्स 8 + 3. तो -36 एज इट इज़. 2 + 7 इज़ 9. सो a रेज टू द पावर 9. 6 + 4 इज़ 10. सो b रेज टू द पावर 10. 8 + 3 इज़ 11. सो c रेज टू द पावर 11. दैट इज़ द आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. इसमें भी आई विल रिपीट द सेम प्रोसेस. यहाँ पे चेंज क्या है, यहाँ पे फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर सिर्फ 2 वेरिएबल्स हैं और सेकेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आई हैव 3 वेरिएबल्स दैट इज़ x, y एंड z. कोई भी प्रोडक्ट करते हुए इस बात से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता. अगर हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तब दोनों के दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर जो नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स हैं और उनकी जो पार्ट्स हैं वो सेम होनी चाहिए. बट इफ़ वी टॉक अबाउट द प्रोडक्ट एंड डिवीज़न तो यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है कि फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं या सेकेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नंबर ऑफ़ वेरिएबल्स कितने हैं. ओके. So firstly we will multiply the constant terms, that is 2 by 5 multiplied by 5 by 3 multiply by next क्या है, यहाँ पे x स्क्वायर है, x रेज टू द पावर 2 और यहाँ पे x वेरिएबल का पार कितना है 3. नेक्स्ट लाइक वेरिएबल्स क्या है, y एंड y स्क्वायर. सो दैट इज़ y एंड y स्क्वायर. नेक्स्ट यहाँ पे z की कोई भी टर्म नहीं है तो छोड़ देते हैं. z का कोई भी वेरिएबल नहीं है, टर्म है नहीं बोलूँगी मैं. यहाँ पे z की कोई भी टर्म नहीं है बट यहाँ पे है तो आई विल राइट इट डायरेक्टली z स्क्वायर. सो अगर यहाँ पे कुछ भी कैंसिल आउट होता है कॉन्स्टेंट टर्म में तो वी कैन कैंसिल इट. 5 से 5 कैंसिल हो रहा है. सो रिजल्ट इज़ 2 by 3. बेस सेम, पार ऐड. 2 + 3 इज़ 5. सो x रेज टू द पावर 5. बेस सेम, पार ऐड. 1 + 2 इज़ 3. यहाँ पे अगर कोई भी पावर नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं. 1 + 2 इज़ 3. सो y रेज टू द पावर 3. यहाँ पे तो कुछ भी करना ही नहीं है, हमें एज इट इज़ लिखना है. सो आर आंसर इज़
2/3 x raised to the power 5, y raised to the power 3 and z raised to the power 2 या z square. That is the answer. Okay. The third sum is multiply the monomial. ये भी दोबारा से बोल रहे हैं multiply the monomial. इसके अंदर क्या डिफरेंस है? कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है. हमें भी बिल्कुल सेकेंड सम वाली प्रोसेस को रिपीट करना है. जैसे उधर हमने मोनोमियल को मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे भी मोनोमियल को मल्टीप्लाई ही करना है. सो यहाँ पे हमें चेंज क्या है? पहले हमारे पास सेकेंड सम में हमारे पास सिर्फ 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थे, बट इन द थर्ड सम वी हैव 3 और मोर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है. या आई कैन से सेकेंड सम में 2 मोनोमियल थे और अब यहाँ पर थर्ड सम में वी हैव 3 और मोर मोनोमियल्स टू मल्टीप्लाई. ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. वी जस्ट डू द सिंपली प्रोडक्ट. सबसे पहले कोमा है तो उस कोमा और एंड के साइन को हटाकर हम मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं. सेकंड सम में मैंने डायरेक्ट किया था. अगर आप क्वेश्चन की रिप्रेजेंटेशन अपने आंसर के अटेम्प्टेशन को अच्छा करना चाहते हैं, सो यू हैव टू शो कि आप इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं. सो फर्स्टली मैं इसको मल्टीप्लाई करते हुए लिख देती हूँ, इससे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगेगा. Okay, so कुछ भी नहीं करना. I am going to repeat the same process again. Firstly, I will do the multiplication of the constant term. Constant term क्या है? 3, 4 and -5. 3 multiply by 4 multiply by -5. उसके बाद दोबारा से अब क्या करना है? नेक्स्ट स्टेप क्या है? लाइक वेरिएबल्स को ऐड करना है. यहाँ पे सारे के सारे लाइक वेरिएबल हैं. दैट इज़ एक्स स्क्वायर, एक्स रेज टू द पावर 7 एक्स स्क्वायर एंड एक्स रेज टू द पावर 3. सो एक्स रेज टू द पावर 7 एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय एक्स रेज टू द पावर 3 और एक्स क्यूब आई कैन से. तो मुझे पता है 4 टाइम्स 3 इज़ 12 एंड 12 टाइम्स 5 इज़ 60. लेकिन मुझे ये तो सोचना पड़ेगा ना कि आंसर क्या आने वाला है. रिजल्ट पॉजिटिव आने वाला है या नेगेटिव आने वाला है. 2 बंदे कह रहे हैं कि नेगेटिव आएगा, दो बंदे कह रहे हैं कि पॉजिटिव आएगा, एक कह रहे हैं कि नेगेटिव आ रहा है. मतलब दोनों एक डायरेक्शन में नहीं जा रहे ना. मतलब सबकी राय सेम नहीं है, तो हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है? नेगेटिव. जब तक या तो सब बोलें कि गलत ही करना है या सब बोलें कि ठीक ही करना है, तभी हमारा रिजल्ट ठीक आने वाला है. मतलब सभी अगर एक ही डायरेक्शन में जाएं, या तो सब नेगेटिव डायरेक्शन में जाएं तब भी रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा, या सब पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएं तब भी रिज़ल्ट पॉजिटिव आएगा. लेकिन अगर एक कह रहा है कि नेगेटिव डायरेक्शन में जाओ, एक कह रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में जाओ, तो हमारा रिज़ल्ट हमेशा नेगेटिव आएगा. उसके बाद इसकी प्रोडक्ट हमें पता है हम कैसे निकालते हैं. व्हेन वी डू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वेरिएबल्स हुज बेस इज सेम, तो फिर पार्ट्स क्या हो जाती हैं? एंड सो आई विल डू द सेम थिंग. पार्ट्स में डायरेक्ट ऐड करके लिख देती हूँ या एक बार लिख के दिखा देते हैं. 7 + 2 + 3, सो दैट इज़ 12. तो आंसर क्या आ गया? 60 x रेज टू द पावर 12. दैट इज़ द आंसर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. द नेक्स्ट पार्ट में क्या है? हमें यहाँ पर डेसिमल को देखकर थोड़ा डर लग सकता है, बट इट इज़ वेरी ईजी वाइल वी आर सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. दोबारा से हम वही चीज़ रिपीट करें. एक बार हम कर लेते हैं, लिख के देख लेते हैं, उसके बाद वी विल सी कि हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. सबसे पहले हम क्या करेंगे? वी विल मल्टीप्लाई द कांस्टेंट टर्म. 1.2 5 1.1. अब उसके बाद क्या करते हैं हम? लाइक वेरिएबल्स को a स्क्वायर a एंड a रेज़ टू द पावर 5. a स्क्वायर a एंड a रेज़ टू द पावर 5. उसके बाद नेक्स्ट क्या है? b का क्या है? b वेरिएबल्स में क्या है? b स्क्वायर b रेज़ टू द पावर 4 एंड b. c का कोई भी वेरिएबल नहीं है इस मोनोमियल टर्म में. इसमें है c स्क्वायर, इसमें है c रेज़ टू द पावर 7. तो अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार डेसिमल को प्रोडक्ट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो हम इसे इजी फॉर्म में चेंज करने की कोशिश करते हैं. डेसिमल हटाते हैं. मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी 7th क्लास की ही 5th चैप्टर या 3rd चैप्टर मैंने कराया था आपको डेसिमल वाला. उसमें मैंने आपको समझाया था कि डेसिमल के बाद जितनी डिजिट्स होती हैं ना, उतनी ज़ीरोज़ हम डिनोमिनेटर में लगा देते हैं. हियर वी आर गोइंग टू अप्लाई द सेम प्रोसेस. यहाँ पे 12 डिवाइडेड बाई 10. क्यों? डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 1, तो हमने सिर्फ एक ही ज़ीरो लगाई. यहाँ पे भी डेसिमल के बाद कितनी डिजिट्स हैं? 1, सो वी विल पुट ओनली 1 0 इन द डिनोमिनेटर. इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं. बेस सेम तो पार ऐड हो जाएंगी. 2 प्लस इसको हम 1 बोल देते हैं.
अगर कोई भी पावर नहीं होती तो हम उससे कितनी पावर मानते हैं, 1। 2 + 1 इज़ 3, 3 + 5 इज़ 8, सो a raised to the power 8। यहाँ पे कोई पावर नहीं है, तुमने 1 लिख दिया। 2 + 4 इज़ 6 एंड 6 + 1 इज़ 7, सो b raised to the power 7। 2 + 7 इज़ 9, सो c raised to the power 9। अब यहाँ पे दिख रहा है हमें कि कैंसिल हो रहा है 5 और 10, लेकिन हम कैंसिल नहीं करेंगे, बिकॉज अगर हम इसे कैंसिल करने लगे तो हमारे सम में डिवीज़न और थोड़ा लेंथी बन जाएगा, इसलिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। 12 × 5 इज़ 60 एंड 60 × 11 इज़ 660। 660 डिवाइडेड बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ 100। मैंने क्या किया है, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई किया है। 12 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 60 एंड 60 मल्टीप्लाई बाय 11 इज़ 660 और 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज़ 100। ओके, तो बाकी एज इट इज़ a raised to the power 8, b raised to the power 7, c raised to the power 9। अब 0 से 0 कैंसिल हो रही है, क्या आ गया, 66/10 a raised to the power 8, b raised to the power 7, c raised to the power 9। अब इस ज़ीरो को कैसे हटाएंगे, हमें पता है कि अगर डिनोमिनेटर में एक ज़ीरो है तो डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही डिजिट आती है। सो आंसर इज 6.6 a raised to the power 8, b raised to the power 7 and c raised to the power 9। That is the answer. Let's move on to the third part of the third sum। इस सम में क्या है, यहाँ पे क्या चेंज है लास्ट सम से, सिर्फ यहाँ पे ये चेंज है कि पहले जब हमने सेकंड सम किया था तो उसके अंदर 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन थे। जब हमने थर्ड सम के पहले 2 पार्ट्स किए थे तो उसके अंदर किसी में 2 और किसी में 3 एल्जेब्रिक टर्म थी। लेकिन अगर हम इस सम की बात करें तो हियर वी हैव 4 एल्जेब्रिक टर्म्स, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। फर्स्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, कुछ भी चेंज नहीं है। वी विल रिपीट द सेम प्रोसेस अगेन एंड अगेन, चाहे 4 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो चाहे 5 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो, बस मोनोमियल टर्म है ना, सो वी आर गोइंग टू फॉलो द सेम स्टेप्स अगेन एंड अगेन। फर्स्टली पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा देते हैं। अगर आप ऐसे प्रोडक्ट का साइन लगाओगे तो आपका क्वेश्चन, आपका आंसर ज़्यादा रिप्रेजेंटेबल लगेगा, आप ज़्यादा अच्छे से अपने क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर पाएंगे। फर्स्टली वी विल डू द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म इज 3/4, 1/2, negative of 5 and negative of 6, so that is 3/4 multiply by 1/4 multiply by negative of 5 multiply by negative of 6। उसके बाद we will do the product of the like terms, like variables। p, यहाँ पे कोई भी टर्म नहीं है p की, सेकेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में इसमें है, दैट इज़ p²। यहाँ पे भी कोई नहीं है तो इसे हम कट कर देंगे। उसके बाद q वेरिएबल की टर्म, q वेरिएबल यहाँ पर है, सेकेंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में है, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में नहीं है, सो वी विल एंड इट हियर। उसके बाद r वेरिएबल इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में नहीं है, इसमें है, सो दैट इज़ r²। थर्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में है, दैट इज़ r³। फोर्थ में है, दैट इज़ r raised to the power 5। सो अब यहाँ पे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो हम कैंसिल कर लेंगे। 2 और 3 आपस में कैंसिल, 2 और 6 आपस में कैंसिल हो रहे हैं और कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। सो 3 × 3 इज़ 9 एंड 9 × 5 इज़ 45। 45/4। अब यहाँ पे नेगेटिव आ गया, 2 टाइम्स आया है। हमने क्या रूल किया था कि अगर हम नेगेटिव को इवन नंबर ऑफ टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब -1 की पावर अगर इवन है तो आंसर क्या आने वाला है, पॉजिटिव। ठीक है, कैसे, एक नेगेटिव सेकेंड नेगेटिव, तो क्या बन गया, पॉजिटिव। बाकी तो है ही पॉजिटिव, सो आवर आंसर इज़ पॉजिटिव। यहाँ पे क्या होगा, बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, यहाँ पे हम 1 है लिख लेते हैं। सो 1 + 2 इज़ 3। अब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ, 1 + 2 इज़ 3। यहाँ पे भी पावर 1 है, यहाँ पे भी पावर 1 है, सो 1 + 1 इज़ 2, q raised to the power 2, और आई कैन से q²। 2 + 3 is 5 and 5 + 5 is 10. So r raised to the power 10. That is our answer. Now let's move on to the fourth question. Find the product of 1/2x³ minus 10x 1/5x².
एंड वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x इज इक्वल टू 1। ये वेरीफिकेशन हम बाद में देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालनी है तीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की। फर्स्ट क्या है 1/2x³, सेकेंड इज -10x, द थर्ड वन इज 1/5x²। तो तीन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, तीनों क्या है, मोनोमियल, बिकॉज देयर इज ओनली वन टर्म इन ईच एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, उसके बाद हम वेरिफिकेशन देखते हैं। फर्स्टली वी विल डू द प्रोडक्ट 1/2x³ नेगेटिव ऑफ 10x 1/5x²। तो हमें वही प्रोसेस बार बार रिपीट करनी है। फर्स्टली वी विल डू द प्रोडक्ट ऑफ द कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट्स क्या है, 1/2 नेगेटिव ऑफ 10 1/5। ओके, उसके बाद लाइक वेरिएबल्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या है वो, x³ x² ठीक। x की पावर कुछ भी नहीं है, मैं 1 लिख देती हूँ फॉर क्लैरिफिकेशन। कुछ कैंसिल आउट होता है, यस, 2 और 10 कैंसिल हो रहे हैं, 5 से 5 कैंसिल हो रहा है। अब हमें क्या दिख रहा है, आंसर तो आ गया 1, इसको भी लिखने की ज़रूरत है नहीं, बट हम लिख देते हैं। एक है नेगेटिव, एक है पॉजिटिव, एक है नेगेटिव। तो मतलब दो कह रहे हैं कि हमें लेफ्ट साइड में जाना है, मतलब नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, लेफ्ट साइड में जाना है अगर हम ग्राफ की बात करें। दो कह रहे हैं कि हमें पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है और एक कह रहा है हमें नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है। तो हम कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएंगे, एक दूसरे को खींचते ही रहेंगे, तो हमारा रिजल्ट क्या आने वाला है, नेगेटिव, कुछ भी नहीं मिलने वाला हमें। जब तक हम एक साथ नहीं चलेंगे, एकता में ही बल है, हमें इस बात से समझ जाना चाहिए कि जब तक हम एक ही डायरेक्शन में नहीं चलेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू विन इन एनी काइंड ऑफ गेम, इन किसी भी चीज़ में। ठीक है, तो फिर हमारा आंसर आ गया नेगेटिव। उसके बाद हमें क्या करना है, वेरिएबल सेम है, बेस सेम है, पार्ट्स को ऐड करना है। 3 + 1 इज़ 4 एंड 4 + 2 इज़ 6। सो आंसर इज़ x⁻⁴ 6। इसकी मल्टीप्लिकेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, -x⁻⁴ नेक्स्ट ये क्या कह रहा है, वेरीफाई द रिजल्ट फॉर x इज इक्वल टू 1। अब हमने ये प्रोडक्ट तो निकाल ली कि ये 1/2x³ -10x एंड 1/5x² की जो प्रोडक्ट है वो -x⁻⁶ है। अब मुझे ये वेरीफाई करना है कि x इज इक्वल टू 1 के लिए ये जो हमारी इक्वेशन बनी है, क्या ये सेटिस्फाई करती है या नहीं करती। तो हमारी इक्वेशन क्या बनी है, 1/2x⁻³ और x³ -10x 1/5x² इज इक्वल टू -x⁻⁶। तो मैं कैसे वेरीफाई करूँगी, फर्स्टली आई विल फाइंड द वैल्यू of left hand side for x is equal to 1, then I will find the value of x is equal to 1 for the value of right hand side for x is equal to 1. So left hand side क्या कह रहा है, 1/2x³ -10x 1/5x²। अब यहाँ पे x की वैल्यू को अगर मैं 1 पुट कर दूँ, x की वैल्यू 1 पुट कर दूँ, कुछ भी नहीं बचा, 1 की पावर 3 कर लो, 4 कर लो, कुछ मर्जी कर लो, आंसर 1 आने वाला है। तो 1/2 आ गया। यहाँ पे भी x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -10, क्योंकि 1 से अगर मैं -10 को, किसी भी नंबर को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो वो नंबर इटसेल्फ आने वाला है। इफ़ आई मल्टीप्लाई एनी नंबर by 1 then I get the number itself, तभी तो 1 आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। सो इसको भी 1 स्क्वायर करेंगे, 1 क्यूब करो, कुछ भी करो, आंसर 1 ही आने वाला है। 1 को अगर मैं 1/5 से मल्टीप्लाई करूँगी देन आई विल गेट 1/5। तो इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, दोबारा से वही आ गया। अगर मैं इसको इससे कैंसिल करूँगी तो 5 आ गया, 5 को 5 से कैंसिल करूँगी तो मेरा आंसर क्या आ गया, -1, है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। दोबारा से वही वाली बात, एक बंदा कह रहा है कि मुझे नेगेटिव डायरेक्शन में जाना है, बाकी दो कह रहे हैं कि मुझे पॉजिटिव जाना है, तो कोई भी अपनी मतलब डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाएगा। आधे इधर आधे उधर, तो कुछ भी मतलब जीतेंगे तो तभी ना जब तीनों एक जगह पे पहुंच जाएंगे, तो वो पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो हमारा आंसर आने वाला है नेगेटिव, मतलब हम कुछ भी नहीं पा पाएंगे। राइट हैंड साइड की अगर मैं बात करूं तो राइट हैंड साइड क्या है, -(x⁻⁶). यहाँ पे भी अगर मैं 1 पुट करूँ तो 1⁻⁶, 1 की पावर कितनी भी कर लो, हमारा आंसर आने वाला है 1। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, -1, राइट हैंड साइड क्या है, -1, तो हमारा आंसर क्या आ गया, सेम, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, मीन्स इट इज़ वेरीफाइड।